दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इन्फ्लुएंस बुक के 7वें चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी होती क्या है और इसका वो लोग कैसे यूज करते हैं जो कि आपको बेवकूफ बनाना चाहते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, वो लोग इसका किस तरीके से यूज करते हैं। तो उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट है क्या। देखिए दोस्तों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमारा माइंड इस तरीके से काम करता है, जिस चीज के लिए हम कमिट कर देते हैं उस चीज के लिए मना कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप अपनी डेली लाइफ से एग्जाम्पल देख सकते हो। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी एंगेजमेंट हो जाती है, शादी 6 महीने बाद होती है। उन 6 महीनों में बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगती है अपनी फियांसे के साथ जिसके साथ एंगेजमेंट तय हुई है, लेकिन वो चाहकर भी एंगेजमेंट नहीं तोड़ पाते हैं। उनके मन में कई बार ख्याल आता है कि मैं ये एंगेजमेंट तोड़ दूं, लेकिन ये ख्याल आते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना आने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, उनकी नर्वसनेस बढ़ जाती है और वो ऐसा नहीं कर पाते। और देखिए दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि यूजली आप देखना 99% बाद में शादी के बाद वो सबका एडजस्टमेंट हो जाता है। बिकॉज ये चीज समझने की जरूरत है कि जब दो लोग साथ में पहली बार मिलते हैं और साथ में रहते हैं ना, तो लड़ाई होती है। चाहे कोई 2 लड़के रहें, चाहे 2 लड़कियां रहें, कोई भी 2 लोग बिना लड़े नहीं रह सकते। लेकिन वो धीरे धीरे उस लड़ाई की आदत पड़ जाती है, मजा आने लगता है। मैं अपने आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, 10 साल से ज्यादा मैरिज हो गई है मेरी। तो वो आपस के फ्रिक्शंस चलते हैं, वो एक पार्ट हो जाते हैं। जैसे आप अपने दोस्त यार के साथ एकदम फ्रैंक हो जाते हैं ना, कुछ भी बोल दिया बुरा नहीं मानेंगे, गुस्सा भी हो गया तो बुरा नहीं मानेंगे, गाली भी दे दी तो बुरा नहीं मानेंगे, वही रिलेशन हो जाता है। बट उसको समझने में टाइम लगता है। तो उस समय जिनकी एंगेजमेंट हो जाती है, 6 महीने का पीरियड होता है, उनको खूब लड़ाई हो रही होती है और वो ये बोलते हैं कि भाई तोड़ना चाहता हूं पर तोड़ नहीं सकता बिकॉज इतना प्रेशर है, पूरी सोसाइटी को भी बता दिया है, सबको पता है। अच्छा, ये कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट में इस फैक्टर का बहुत महत्व होता है कि अगर वो चीज पूरी समाज को पता चल जाए फिर उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। अब इसका कई बार लोग ना, जिनको आपको बेवकूफ बनाना होता है, इस चीज का यूज करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इंसान के लिए एक बार कमिटमेंट करके उसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। वो थोड़ा सा झेपता है, एम्बैरस सा फील करता है कि जैसे कोई क्राइम कर रहा है और नहीं कर पाता है, करता भी है तो बड़ा मुश्किल से कर पाता है। अब देखिए, मैं अपना एक एग्जांपल बताता हूं। बहुत मेरे साथ ये यंग एज में हुआ था, तब मुझे इसका आइडिया नहीं था। मैं एक ठेले पे गया था, ठेले पे बर्गर बनाता था। ठेले पे यूजली जो बर्गर बनाते हैं वो ऑयल में उनको फ्राई करके बर्गर देते हैं, ठीक है। तो मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, मेरा इस चीज़ पे ध्यान नहीं गया कि वो मोमोज भी बेच रहा था, फ्राइड और वेज और नॉन वेज मोमोज दोनों उस तेल में फ्राई कर रहा था। लेकिन मेरा इस बात पे ध्यान गया नहीं शुरू में। मैंने उसको ऑर्डर दे दिया, भाई मेरे लिए एक बर्गर बना दो फ्राई करके, ठीक है। अब देखिए ये किस तरीके से काम करता है। मैंने कमिट कर दिया ना उसको बर्गर के लिए। थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद, एक बंदा कोई वहां पे खड़ा था, उसकी उससे बहस हुई। उसने कहा भाई यार, तुम ये इसी में तेल में वेज बर्गर भी तल रहे हो, वेज मोमोज भी तल रहे हो, नॉन वेज मोमोज भी तल रहे हो, कैसे खा लेंगे हम लोग। अब मेरे लिए सिचुएशन चेंज हो गई। अब मैं नहीं खा सकता, मैं वेजिटेरियन था, मैं वेजिटेरियन हूं अभी भी। लेकिन आप सोचो, उसी समय उस बंदे को आइडिया लग गया कि अच्छा ये अब ऑर्डर कैंसिल कर देंगे क्योंकि इन्होंने सुन लिया है मेरी इससे बहस हो रही है। अभी तक इनका ध्यान नहीं गया था कि इस तेल में नॉनवेज मोमोज तले जा रहे हैं। तो उस बंदे ने तुरंत मेरे से कहा कि सर पहले आप 100 रुपए दो क्योंकि मेरे पास चेंज नहीं है, मैं किसी दूसरे को चेंज दे दूंगा तो आपको मैं फिर चेंज नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उस समय मेरे पास 100 रुपए के नोट था केवल। और मैंने उससे कहा था कि चेंज दे देना। तो उसने मुझसे यही कहा जल्दी से उसी वक्त, जब उसने देख लिया ना कि मैंने सुन लिया है कि नॉनवेज मोमोज इसी में तले जा रहे हैं, तो उसने मुझसे तुरंत कहा कि सर आप 100 का नोट दो, अभी मुझे ये बंदा चेंज दे रहा है, मैं आपको वरना मैं सारे चेंज इसको दे दूंगा, आपका 100 का नोट चाहिए। तो कुल मिला के भाई साहब देखिए अब क्या होता है कंसिस्टेंसी कमिटमेंट का कमाल। मेरे को पता था कि मुझे अब ये बर्गर नहीं खाना है क्योंकि इस तेल में फ्राई किया हुआ बर्गर मैं नहीं खाऊंगा, मुझे पता था। लेकिन कमिटमेंट करने की वजह से उस वक्त मैं उसको जल्दी से मैं पैसे दे गया, ले भाई पैसे रख। उसने पैसे मांगे और मैंने उसे दे दिए। मुझे खुद बाद में अपने ऊपर शर्म आई, घर जाके भी बहुत गुस्सा आया कि मैंने क्यों ऐसा किया। मुझे तुरंत उसके मुंह पे बोलना चाहिए था कि भाई अब ये सिचुएशन चेंज हो गई है, मैं नॉनवेज मोमोज इसी में फ्राई किए जा रहे हैं, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन बेटा ऐसा होता नहीं है दोस्तों, यही तो लोग यूज करते हैं। इसकी आदत डालनी पड़ेगी तब होगा। लेकिन बेसिकली हमारी जो मानवता की नींव रखी गई है, हमारा समाज इस हिसाब से काम करता है कि हमें बचपन से इस तरीके से अपब्रिंगिंग दी जाती है समाज में कि ये डेवलप हो जाता है हमारे अंदर। वो तो मैंने बाद में उससे भाई धीरे धीरे डिस्कस किया, थोड़ा झेपते हुए कि अरे भाई ये क्या इसी में तल रहे हो क्या बर्गर, जिसमें तल रहे हो उसी में नॉनवेज मोमोज भी तल रहे हो क्या, अरे मैं तो नहीं खाऊं पाऊंगा। बड़ी मुश्किल से डिस्कस करके मैंने उससे, वो भी मैंने उसको बुरा ना लगे तो उससे मैंने स्टीम्ड मोमोज ले लिए, स्टीम्ड वेज मोमोज जो कि तेल में नहीं जा रहे थे।
तो ये सोच रहे हो आप, ये इफेक्ट होता है कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट का। मतलब कमिटमेंट कर दिया तो बंदे को बहुत बुरा लगता है। अब देखिए दोस्तों, इसी का ये लोग फायदा उठाते हैं बहुत से लोग। ये कोई बुरी चीज नहीं है भाई अपने कमिटमेंट को रखना। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि मैं आपसे कल दोपहर में 2 बजे मिलूंगा, तो अगर मैं अपने कमिटमेंट को रख रहा हूं ना, मैं 2 बजे टाइम से पहुंच गए, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जो लोग आपको बेवकूफ बनाना चाहते हैं, जो आपको इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हैं, वो इसको ट्रिक की तरह यूज करके आपसे फायदा उठाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि वो बंदा जो मोमोज वाला था, बर्गर वाला था, उसने सुन लिया कि उसने देख लिया कि मैंने सुन लिया है कि इसी में नॉनवेज मोमोज भी तले जा रहे हैं इस तेल में, तो शायद अब मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूं। इसलिए उसने झट से मेरे से पैसे ले लिए कि आप पहले पैसे दे दो, वरना जो चेंज मुझे आपको देना है वो चेंज मुझे किसी और को देना पड़ जाएगा। ऐसा दोस्तों कई सारे लोग आपके साथ लाइफ में यूज करते हैं। सेल्स पर्सन होते हैं बहुत सारे, मैं आपको उनके एग्जांपल्स एक एक करके बताऊंगा जो उस बुक में बताए गए। अब देखिए, इस बुक में एक दो एग्जांपल्स ऐसे बताए गए हैं जो कि कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी यहां पे ये ट्रिक बताई गई है कि आपको आइडेंटिफाई कैसे होगा। देखिए, कई बार आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ एक कंसिस्टेंसी वाली ट्रिक खेली जा रही है, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी वाली। तो उसके लिए इन्होंने एक चीज बताई है कि आपको स्टमक में क्रैम्प्टीनेस पता चलेगी। मतलब जब आपको ना डिसीजन लेने के बाद ऐसा फील हो, स्टमक में क्या मतलब अजीब सा फील हो, कि आपको ऐसा लगे कि ये डिसीजन मैंने ना लॉजिक की वजह से नहीं लिया है, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिया है ताकि मैं अपने आप को कंसिस्टेंट दिखा सकूं, तो वो एक आपके लिए सिग्नल है। क्योंकि उस समय आपको अजीब फील होगा, जैसे मुझे अजीब फील हुआ था उसको पैसे देने के बाद, जबकि मैं ये जान चुका था कि अब मुझे ये बर्गर नहीं लेने हैं जो कि नॉनवेज मोमोज वाले ऑयल में फ्राई हो रहे हैं, फिर भी मैंने उसको पैसे दे दिए और फिर बाद में उसको मना किया किसी तरह समझा के, और फिर उससे दूसरी चीज ली मैंने उससे, ताकि उसे बुरा ना लगे। वाह जी वाह, यही होता है दोस्तों, ये ट्रिक की तरह यूज होता है। तो पहला आपका सिग्नल ये है कि अगर आपको कुछ फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि आपने लॉजिक के हिसाब से वो उनकी बात नहीं मानी है, आपने कंसिस्टेंसी को रखने के लिए उनकी बात मान ली है। ये एक साइन है अगर आपको बुरा फील हो रहा है। दूसरा देखिए, जैसे टेक्निक मैंने बताई, दूसरा क्या होता है कि कई बार पता ही नहीं चलता कि हम कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जिसे बोलते हैं ये लोग हार्ट टू हार्ट टेक्निक। मतलब जो केस मैंने अभी आपको बताया ना अपना वाला, कि पहले मुझे नहीं पता था, पहले मेरे लिए सिचुएशन ओके थी, बिल्कुल फाइन थी जब मैंने उसको ऑर्डर दिया था, क्योंकि मुझे उसका पता नहीं था कि तेल में नॉनवेज भी फ्राई किया जा रहा है। तो उस सिचुएशन में मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। सिचुएशन बाद में चेंज हो गई जब मुझे पता चल गया, दूसरे व्यक्ति ने जब उस चीज को उजागर किया, बहस की, तब मुझे ध्यान गया मेरा, तो मेरी सिचुएशन चेंज हो गई ना। तो उस समय आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है, मैंने जो गलती की वो आपको नहीं करनी है। उस समय आपको अपने आप से पूछना है कि ये जो बदली हुई कंडीशन है, अगर ये मुझे पहले पता होती तब भी मैं ये काम करता, यानी कि अगर मुझे पहले से पता होता, जाते ही पता होता, ऑर्डर देने से पहले पता होता कि अरे ये इस तेल में नॉनवेज मोमोज भी तल रहा है, तो क्या मैं ऑर्डर देता? नहीं ऑर्डर देता। सिंपल सी बात है। ये जैसे दिमाग में कौन था, तो उसी वक्त मुझे बोलना चाहिए था कि भाई नहीं, पैसे मत मांगो मेरे से, मुझे चेंज वेंज नहीं चाहिए, मुझे ऑर्डर नहीं करना है, अभी मैंने सुन लिया कि भाई साहब ने क्या बोला। सो ये एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अच्छा, अब देखिए, इन्होंने ऑथर ने एक दो छोटे मोटे एग्जांपल बुक में अपने दिए हैं कि जैसे अमेजॉन क्या करता है हर साल, अमेजॉन के जो यूएस वगैरह के ऑफिस है, इंडिया ऑफिस की बात नहीं कर रहे, वहां पे क्या है, हर साल अमेजॉन एंड ऑफ द ईयर सारे एम्प्लॉइज को एक ऑप्शन देता है कि भाई मान लो कि साल की सैलरी 20 लाख रुपए है, तो उनसे कहता है भाई 20 लाख क्या, तुम 40 लाख रुपए ले लो, तुम्हारी 2 साल की सैलरी एक साथ दे रहे हैं, बस तुम कंपनी छोड़ दो। अब आप कहोगे क्या पागलपन है। अमेजॉन भी ये चेक करने के लिए देता है कि कौन उसके साथ कमिटमेंट में रहेगा। देखिए, जो लोग इस ऑफर को छोड़ देते हैं ना, वो फिर अमेजॉन के साथ लगभग लाइफ टाइम रहते हैं या बहुत लंबे समय तक रहते हैं, क्योंकि सेम फैक्टर यहां पे भी है कि इंसान जब किसी चीज को दोस्तों ना बहुत हार्ड वर्क के बाद पाता है, तो उस चीज को वो बहुत इंपॉर्टेंस देता है। अब देखिए, यहां पे हार्डवर्क क्या है, किसी इतने बड़े अमाउंट को मना करना, इतने बड़े अमाउंट को मना करके जो चीज प्राप्त की गई है ना, यानी वो वैल्यूएबल है। तो अमेजॉन भी ये ट्रिक खेलता है कि भाई देखो, हमें पता चल जाएगा एक तो कंपनी के प्रति लॉयल कौन है, दूसरा जो लोग अब रुकेंगे इतने बड़े पैसे को छोड़ के, वो फिर कंपनी में रुकने के लिए कंसिस्टेंट रहेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा ये बात होगी कि मैंने यहां पे रुकने के लिए बहुत बड़ी चीज को छोड़ा है, बहुत बड़ा त्याग किया है। तो ये भी एक ट्रिक होती है जो कि कंपनीज यूज करती हैं। अब देखिए, कौन लोग ज्यादा फंसते हैं इस जाल में। 2 तरह के लोग ज्यादा फंसते हैं कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी के जाल में। एक तो दोस्तों जो लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि जो बहुत अकेले रहते हैं, रीजन बीइंग कि उनके पास रेफरेंस पॉइंट के लिए अपने ही पास्ट में किए हुए काम होते हैं।
उसी से वो रेफरेंस लेते हैं। अब मान लीजिए पास्ट में उन्होंने किसी चीज का कमिटमेंट किसी को किया था, तो आज की डेट में अगर वो दोबारा उनसे वो कमिटमेंट करने के लिए कहेगा या उससे बड़ा कमिटमेंट करने के लिए कहेगा, तो उनके पास रेफरेंस पॉइंट है पास्ट का कि भाई मैंने पास्ट में तो इस चीज के लिए हाँ कर दी थी, तो अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, ये कोई नई चीज तो नहीं है, मुझे कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। तो ये ऐसे लोगों के साथ ज्यादा होता है जो अकेले रहते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक रहते हैं। दूसरा, जो ओल्ड एज के लोग हैं ना, वो भी अपने कमिटमेंट को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, और एक बार जो चीजें वो कमिट कर लेते हैं उनको वो फिर कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, अपनी इमेज सोसाइटी में रखना चाहते हैं कि भाई जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। तो ऐसे दो इस तरह के लोग हैं जो ज्यादा फंसने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, अब एक टेक्निक है ग्रोइंग लेग टू स्टैंड ऑन, जिसको लो बॉल टेक्निक भी ऑथर ने कहा है। इसमें देखिए यूजली आपके साथ ये सेल्स वाले कंपनीज क्या करती हैं कि आपको पहले कोई बहुत बड़ा बेनिफिट दिखा के ना अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए आकर्षित कर लेंगे, और एक बार आपने कमिटमेंट कर दिया ना दोस्तों, उसके बाद में उस बेनिफिट को हटा देंगी, या बाद में कोई उसमें कमी जो होगी वो आपको बाद में बताएंगे। इसको बोलते हैं लो बॉल टेक्निक, ग्रोइंग लेग टू स्टैंड ऑन। मतलब पहले उन्होंने सपोर्ट के लिए 4 लेग अपने लगा दिए कुर्सी के, और फिर वो सपोर्ट हटा लिया और एक लेग लगा दिया। वो लेग कौन सा है? आपके कमिटमेंट का लेग। एग्जांपल देता हूं दोस्तों, क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आप कहीं कार खरीदने गए, कार के शोरूम में आपको बोल दिया भाई इसकी ऑन रोड प्राइस 9 लाख रुपए है। आपने क्या है, पूरी स्टडी कर ली थी गूगल पे कि इसकी ऑन रोड प्राइस सबसे सस्ती से सस्ती कहां मिलेगी, तो आपने 9,25,000 की प्राइस देखी थी सब जगह सर्च करने के बाद। अब आपको 9 लाख उन्होंने बोली, भाई आप तो खुश हो गए, आपने उनको कमिटमेंट कर दिया कि भाई इससे सस्ती तो मैंने सब जगह पूछ ली और सब जगह सर्च भी कर ली ऑनलाइन, और मैंने दूसरे सेंटर्स पे जाके पता कर लिया 9,25 से कम तो मिनिमम कहीं पे हो ही नहीं रहा है, 9 लाख में दे रहे हैं, तुरंत डील फाइनल करो जी। अब देखिए उसके बाद वो क्या करते हैं, वो आपको ये बोलते हैं कि भाई ये तो जी हमने आपको कुछ हिडन कॉस्ट नहीं बताई, कुछ कॉस्ट पेपर वर्क की लगेगी, आपके आरसी के पेपर तैयार करने के लिए इतनी कॉस्ट लगेगी, इसमें बहुत सारी अभी एक्सेसरीज, बेसिक एक्सेसरीज, अलग वाली नहीं जिनके बिना काम ही नहीं चल सकता, ऐसी वाली अभी इसमें एक्सेसरीज लगनी है, तो वो एक्सेसरीज के भी आपके करीब 1.5-2 लाख का खर्चा आ जाएगा। अब वहां पे आपके लिए मना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए लोग पहले नहीं बताते ना। अगर वो पहले आपको 11 लाख की बता देता कि कार है, तो आप वो डील ही नहीं करते। लेकिन एक बार अगर आपने डील कर ली, फिर बाद में बताना मुश्किल, बाद में डील कैंसिल करना मुश्किल होता है। आदमी अपना कंसिस्टेंट रहता है, ये हमारा साइकोलॉजिकल, हमारा दिमाग ऐसा बनाया है, नेचर ने, ब्रेन ऐसा बनाया है। तो अब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आप पहले उनको ये बोलो क्लियरली कि भाई अब मैं डील कैंसिल कर रहा हूं, और बुरा मत फील करो। वो रीजन पूछे तो उनको रीजन ये बोलो कि भाई जब आप सिचुएशन चेंज कर सकते हो तो मैं डील कैंसिल कर सकता हूं। जब आप इंफॉर्मेशन हाइड कर सकते हो, अगर आपने मुझे ये चीज इंफॉर्मेशन पहले बताई होती कि एक्सेसरीज मिला के कॉस्ट आपकी 10.5 लाख हो जाएगी 9 लाख की, तो मैं डिसीजन उस हिसाब से लेता। शायद मैं मना करता, तो मैं अब भी मना करूंगा। ये होता है दोस्तों क्रिएटिंग द लैग वाली टेक्निक जो होती है। इसमें बिल्कुल चीजें छुपाई जाती हैं। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि आपको पहले कॉस्ट नहीं बताएंगे, एक रैंडम सी कॉस्ट दे देंगे, बाद में हिडन कॉस्ट निकाल के लाएंगे, थोड़ी थोड़ी हिडन कॉस्ट निकाल के लाएंगे जब डील हो गई है। तो ऐसे लोगों से मैं तो कहूंगा कि तुरंत डील आप कैंसिल करो, क्योंकि उन्होंने पहले आपको बताना चाहिए। शुरू में बता दो भाई कि ये कार आपको 9 लाख की नहीं पड़ेगी, 11 लाख की पड़ेगी, लेकिन फिर आप डील ही नहीं करोगे, तो इस तरीके से वो जाल में फंसाते हैं। तो आपको सावधान रहना है। पहले तो या तो उनको बोल दीजिए कि भाई मेरे को कोई हिडन कॉस्ट बाद में नहीं चाहिए। सिर्फ कार वाले को नहीं, किसी से भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज ले रहे हैं, स्पेशली सर्विसेज ले रहे हैं, तो पहले ही पूछ लीजिए भाई कोई भी हिडन कॉस्ट हो, कोई जीएसटी, कोई टैक्स, ये सब मुझे बाद में कुछ नहीं चाहिए, ये मेरे लिए फाइनल कॉस्ट है। मैं आपको अपनी लाइफ का एक एग्जांपल बताता हूं। मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ, एक जगह मैं बाइक की नंबर प्लेट की कवर लगवाने गया। नंबर प्लेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कवर लगती है ना बाइक की, तो वो लगवाने गया। तो भाई साहब ने मेरे से बोला कि भाई मैंने पहले ही पूछ लिया ताकि बाद में लड़ाई वड़ाई ना हो, तो मैंने पहले ही पूछ लिया कितने रुपए लगेंगे। उन्होंने मेरे को बोला, मैंने 250 रुपए लगेंगे उन्होंने, वो भी तब बोला, पहले तो कह रहा है ऐसे ले आओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है। मैंने कहा नहीं, पहले आप बताओ बाइक की आगे और पीछे दोनों प्लेट्स में अगर मैं कवर प्लेट लगवा रहा हूँ कितने पैसे लगेंगे। उसने बोला 250 रुपए। भाई साहब जब मैं सब काम हो गया, मैं उसको पैसे देने लगा, तो उसने मेरे से क्या बोला, कह रहे आपने 250 रुपए दिए, 50 रुपए तो और देने। मैंने कहा किस बात के भाई, मेरी तुमसे बात हुई है कि 250 रुपए में काम होगा? कह रहा अरे वो तो प्लेट के पैसे हैं, 50 रुपए तो लेबर चार्ज भी देना है। अब देखिए मेरा पॉइंट वहां पे ये था कि भाई मैंने तो तुमसे ये पूछा था ना टोटल खर्चा कितना आएगा। खर्चा जब आदमी पूछता है तो आप टोटल कॉस्ट बताओ ना, लेबर कॉस्ट भी बताओ, साथ में प्लेट की कॉस्ट जोड़ के बताओ ना, प्लेट कितने में लग जाएगी। लगने के लिए प्लेट भी चाहिए और लेबर भी चाहिए।
तो भाई पर जब मैं पूछ रहा हूँ प्लेट कितने में लग जाएगी, तो टोटल कॉस्ट बताओ ना, या दोनों की अलग अलग बता दो कि भाई 250 की प्लेट है और 50 रुपए लेबर कॉस्ट लगेगी, 250 का खर्चा आएगा। अगर ये बोलोगे तो कैसे चलेगा? फिर वो भाई साहब मुझे ज्ञान देने लगे कि नहीं नहीं, ये तो लेबर का खर्चा तो अलग ही होता है। तो मैं भाई कब कह रहा हूँ लेबर का खर्चा अलग नहीं होता, मैं तो खुद 20 साल से बाइक रिपेयर करा रहा हूँ अपनी, तो मुझे नहीं पता क्या लेबर का, कोई भी चीज आप कराओ, बाइक हो, एसी हो, या कोई भी चीज हो, लेबर कॉस्ट तो अलग होती है। लेकिन जब आप टोटल कॉस्ट बताओगे, या तो आप टोटल कॉस्ट बताओगे या अलग अलग बताओगे कि भाई इतनी लेबर कॉस्ट है, इतनी सामान की कॉस्ट है, या टोटल कॉस्ट बताओगे। ये थोड़ी ना कि सिर्फ आप सामान की कॉस्ट बता दोगे। तो ये क्या ट्रिक है? ये भी वही ट्रिक है कि पहले आपको फंसाने के लिए हो सकता है कि उसे लगा हो कि भाई अगर मैंने पहले ही 300 रुपए बोल दिए तो या कहीं पता करके आए होंगे कि 250 रुपए में हो रहा है तो ये नहीं कराएंगे, या कहीं पता करके आए होंगे 275 रुपए में हो रहा है तो नहीं कराएंगे अगर मैं 300 रुपए बोल दूंगा। तो मैंने भाई साहब पैसे उनको नहीं दिए। मैंने उनको ये बात बोली कि देखिए अब सिचुएशन चेंज कर दी ना, आपने आपको ये पहले बताना चाहिए था। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि लोग इस तरीके की ट्रिक्स यूज करते हैं। इनसे बचने का एक ही तरीका है कि या तो आप पहले क्लैरिफाई कर लो उनसे कि भैया ये पूरी कॉस्ट है ना, इसके बाद एडिशनल कोई भी इसमें और कॉस्ट तो नहीं जोड़नी है और प्राइस तो यही फाइनल पैसे देने हैं, ये क्लियर कर लो। और अगर बाद में वो चेंज करते हैं तो भैया आप क्लियरली मना कर दो कि मैं पैसे नहीं दूंगा। अगर आपने सर्विस ले ली है तो आप फिर भी उतने ही पैसे दो जितने तय हुए थे, और प्रोडक्ट अगर लिया है तो प्रोडक्ट तो वापस भी हो जाएगा, नहीं ले रहे प्रोडक्ट डील कैंसिल। अब इसमें दोस्तों डिफेंस भी मैंने आपको समझा दिए, ठीक है, और मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दिए, इंडिया वाले एग्जांपल्स भी दे दिए, और मैंने आपको कुछ फॉरेन के एग्जांपल्स भी बता दिए, ठीक है। और एक इंडियन एग्जांपल और बताता हूं कि जो इस बुक में बताया गया है कि एक बार एक दर्शक पीवीआर में गया, तो उससे पीवीआर के काउंटर पे जब वो लंच मतलब इंटरवल में गया वहां पे, तो उन्होंने पूछा सर आप पेप्सी कौन सी लोगे, मीडियम या लार्ज? केवल 2 ऑप्शन दिए गए उसको। भाई उसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ था, वो कम से कम पेप्सी पीना चाहता था, तो उसने मीडियम बोल दिया। उसे लगा कि यहाँ पे 2 ही ऑप्शन अवेलेबल है, उसने बोल दिया भाई मुझे मीडियम दे दो आप। अच्छा, बाद में वो बोलता है बंदा कि सर मीडियम लेंगे या हमारे पास स्मॉल भी है वो भी ले सकते हो आप। अब बंदे ने क्या बोला सामने से कि नहीं आप मीडियम ही कर दो। ये होता है दोस्तों साइकोलॉजिकल इफेक्ट कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी का। जबकि उस बंदे को सबसे छोटी पेप्सी चाहिए थी, उसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ था। उस पीवीआर के एम्प्लॉय को भी ये सिखाया गया है कि भाई देखो तुम पहले 2 ही ऑप्शन दो, उसमें से आदमी एक कमिट कर लेगा तो फिर वो उसे चेंज नहीं करेगा। अच्छा, बाद में उसने वो स्मॉल वाला कहोगे आप क्यों दिया? ताकि कल को उसको ये ब्लेम ना कर सके जो वहां के कस्टमर हैं कि भाई ये तीसरा ऑप्शन अवेलेबल था, इसने हमें बताया नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी यूज की जाती है। तो आपको सिंपली ये बातें याद रखनी है कि ये सबसे ज्यादा काम करती है उनके साथ जो कि ज्यादा अकेले रहते हैं, बूढ़े लोगों पे ज्यादा, हायर एज के लोगों पे ज्यादा ये ट्रिक काम करती है। दूसरा, ये ट्रिक तब ज्यादा काम करती है जब उस चीज को सोशली बता दिया जाए। आपने सोशली कमिट कर दिया है तो उससे फिर आपको कंसिस्टेंट रहना आपके लिए मजबूरी हो जाता है, आपको बहुत ही बेइज्जती फील होती है उससे हटने में। दूसरा, अगर आपने कोई चीज बहुत एफर्ट पाके, बहुत मेहनत करके कोई कमिटमेंट किया है, किसी कमिटमेंट को करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बहुत एफर्ट लगाने पड़े, तो उसको भी आप ब्रेक नहीं कर पाते, फिर आप उससे कंसिस्टेंट रहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।